हमारे हाथों से खिसकती ज़मीन। आप सब तो जानते ही हैं कि तराई क्षेत्र की अधिकांश ज़मीन कभी हमारी हुआ करती थी। आज भी तराई क्षेत्र की ज़मीन हमारे नाम पे ही रजिस्टर्ड है, लेकिन कई कारणों के चलते धीरे धीरे ज़मीन हमारे हाथों से निकलती चली गई और आज भी यह काम बदस्तूर जारी है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 20 से 25 सालों में हमारे पास ज़मीन का बहुत कम हिस्सा बचेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़मीन को अधिक से अधिक बचाने की कोशिश करें। और इस संबंध में हमने एक ख़ास मेहमान से बातचीत की है, आइए वो दिखाते हैं आपको। तो एक ज़माना था सर, हमारे तराई की अधिकांश ज़मीन हमारे थारू लोगों के पास थी। आज भी हमारे थारू लोगों के नाम पे रजिस्टर्ड है तराई की अधिकांश भूमि। तो क्या कारण रहा है कि धीरे धीरे ज़मीन हमारे हाथों से खिसकती चली गई और आज भी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में ज़मीन का बहुत कम हिस्सा बचेगा हमारे पास। तो इसके क्या कारण हैं और अभी भी इसके क्या कारण हैं जो चल रहे हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए सर। अच्छा देख जे कई समस्या रह चुकी है इनमें, क्योंकि शुरू में थारू लोगों ने इसको जब आबाद किया था ये तराई एरिया को, तो यहाँ पर थारुओं के अलावा कोई और कास्ट वगैरह नहीं थी। हाँ, तो इनके द्वारा धीरे धीरे जब ये आबाद होता गया और ये एरिया तराई का ये हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है ये तराई एरिया, और ये ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, हर तरह की इसमें फसल वगैरह होती है। तो जितने भी दूर दराज क्षेत्र के और भी हैं निवासी लोग, उनको ये तराई एरिया बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की जो है फसल पानी कोई भी अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ये जब पसंद होने लगी तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग जो है घुसपैठ करने लगे, आने लगे, लालच दे करके लोगों को दारू पिला करके या कीमत बढ़ा चढ़ा करके या थोड़ा उनको ठेके पर या बटाई पर ऐसे करके या उनकी थोड़ी मदद करके इस तरह जो है उनसे ये ज़मीन हथियाने लगे। अच्छा, ये जो थारू लोग हैं कुछ ईमानदार दयालु हैं और भोले भाले हैं, दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं। हाँ, और किसी का अगर किसी ने थोड़ा बहुत एहसान कर दिया तो उसके परोपकार को ये समझते हैं, तो ज़्यादा जो है ये विरोध नहीं करते हैं। तो इस चक्कर से जब दूसरे लोगों का इन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा अरे बहुत परेशान हैं ये, आए हैं, चलो भूखे प्यासे जैसे भी हैं, चलो इनको थोड़ी बैठने के लिए जगह दे दो। उनको बैठने के लिए जगह दे दी, मतलब अपनी ज़मीन उनको ही दे दी। हाँ, उनको दे दी बैठने के लिए। अब धीरे धीरे जब आदमी बैठ गया तो बोले यार थोड़ा कारोबार कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते जो है खेती बाड़ी जो है उनकी छिनती चली गई। वो लोग परेशानी भुगते हुए आए थे तो वो कामयाब हो गए, और हम लोग जो है ऐसी दया दृष्टि में, परोपकार के चक्कर में या खान पीन के लालच में धीरे धीरे जो है अपने हाथों से ज़मीन खो बैठे हैं। तो इस तरह ये ज़मीन कम होती जा रही है। हाँ, कुछ हमारी मजबूरी भी है, जैसे अब नया दौर चल गया भाई, फैशन हो गया, सब तकनीकी के द्वारा खेती बाड़ी हो रही है ना, उसमें खर्च हो रहे हैं और इतनी मतलब प्रोडक्शन नहीं है, इतना इनकम नहीं है, तो उस चक्कर से खर्चा ज़्यादा है। जब खर्च ज़्यादा हो रहा है और इतना उत्पादन नहीं हो रहा है तो उस वजह से जो है लेन देन भी बढ़ जा रहा है। आजकल की नए ज़माने की जो महंगाई है, कई उपकरण है, महंगाई है, कपड़े हैं, ब्याह है, शादी है, और आपके जो है इलाज है, हारी बीमारी है, दुख तकलीफ़ें हैं, घर बनाना है, फैशन है, रहन सहन है, ये कई चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो है उनका जो स्तर है कमाई ना होने की वजह से डाउन हो गया है, तो लोग लेन देन से दब गए। तो दबने की वजह से कई लोग जो अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, कहीं से कर्ज हर्ज नहीं मिल रहा है, लाला बनिया से महंगा मिल रहा है, बैंक का नहीं उतार पा रहे हैं, तो प्राइवेट लोगों के हाथ बेच देती है महंगे दामों में। तो इस प्रकार जो है ये ज़मीन निकलती चली जा रही है, धीरे धीरे निकलती चली जा रही है। इसके अलावा कई लोगों का कहना है ना कि इसके पीछे नशा, उसमें भी मुख्य रूप से दारू शराब मुख्य कारण हो। इसके प्रति आप क्या नज़रिया रखते हैं? ना, ये सही है वैसे। अब ये तो मजबूरी रही ना कि देखो शुरू में ये जब वहाँ से राजस्थान से ये थारू लोग आए थे
बता दें कि ये महाराणा प्रताप के वंशज थे और उस समय अकबर से युद्ध हुआ था, तो कुछ लोग उनकी सेना से जो है अपनी जान बचा करके इधर भाग आए थे। उसमें से कुछ ये जो राणा भाई थे बताते हैं कि वो चले आए थे और आकर के ये जो राणा ये जो सिटकुल बसा हुआ है यहाँ पर आकर के रुके थे। पहले ही यहाँ तो बहुत जंगल वगैरह था, तो जब कोई कहीं से भाग करके आएगा अपनी जान ही लेकर के आएगा, ना साथ में कोई राशन पानी है, ना कोई कपड़ा है ना कोई छत है, कुछ भी नहीं, ऐसे भूखे प्यासे अपने बच्चों को लेकर के भाग आए थे। तो वो बेचारे ऐसे ही जब जंगल में रहेंगे तो कोई वहाँ फसल पानी तो है नहीं या किसी ने बर्तन तो रखे नहीं पकाने के लिए, तो वो ऐसे कहीं मछली पकड़ के या शिकार करके कच्चा मांस भून करके खाना, अपना पेट पालना, जीवन यापन करना, जीवित तो रहना ही है, तो कोई ना कोई चीज़ ऐसे करेंगे। तो धीरे धीरे उनकी आदत बन गई। भाई उस समय जंगलों में क्या था, शिकार था, जंगली जानवर, नदियों में मछली, यही लोग खाते थे, उसी से वो हाँ दारू पीने की आदत पड़ गई। यही से दारू पीने की आदत पड़ गई। भाई जीवन तो उनको जीना ही है, और बाद में वही आदत जमीन जाने का भी कारण वो फिर आदत धीरे धीरे उनके संस्कार में आ गई। जब बुजुर्ग पीने लगे तो फिर उनके बच्चे पीने लगे, फिर उनके बच्चों के बच्चे पीने लगे, तो धीरे धीरे ऐसे जो है आदत बन गई और वो इतना पीने लग गए कि ये शराब जो है ज़िंदगी से जुड़ गई। अब काम धाम करने नहीं लगे, धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो समाप्त होने लगी। तो इस प्रकार जो है ये ज़मीनें कम हो रही हैं। इसके अलावा जो खरीफ और रबी तो हमारे तराई क्षेत्र में बहुत बढ़िया फसल उगती है, इसके अलावा बीच में हम नकदी फसलों के प्रति हमारा पूरा समाज इतना नज़रिया क्यों नहीं रखता है? मेहनत नहीं करते हैं लोग। यहाँ तो ये तराई एरिया है और इतना ये क्षेत्रफल बहुत उपजाऊ है और यहाँ तो कोई भी फसल आप बो सकते हैं, A to Z कोई भी फसल, गेहूँ, धान, गन्ना और जो नकदी फसल साग सब्जी है, दलहन है, तिलहन है, ये एरिया तो स्वर्ग है। हर तरह की यहाँ पर फसल होती है। लेकिन क्या है, अब लोगों के संस्कार है कि चलो यार धान गेहूँ लगा लिए, बाकी जो है 3-4 महीने बीच में खाली बचते हैं, तो उसमें जो है लोग थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। कहीं मछली पकड़ने निकल गए, कहीं रिश्तेदारों में निकल गए, कहीं घूमने निकल गए, तो इसलिए नकदी फसल नहीं करते हैं। अब जो है ज़मीनों की जब तंगी होने लगी है तो धीरे धीरे लोग जो एक दूसरे के देखा देखी जो है अब नकदी फसल करने लग गए हैं। हाँ, फसल तो हर प्रकार की यहाँ पर होती है। ये भी है ना कि पहले हम जैविक खाद का उपयोग अधिक से अधिक करते थे, जो गोबर की खाद है हम अपने खेतों में डालते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसा क्या नज़रिया बदलता गया लोगों का कि रासायनिक खाद की ओर उनका झुकाव अत्यधिक होता चला गया। अब ये तो अब रहन सहन का जो स्तर है ना, वो आदमी का बदल गया है कि भाई जैविक खाद डालनी है तो घरों में जो है जानवर पालने पड़ेंगे। जब जानवर पालोगे तभी गोबर होगा। हाँ, जो भी मैला कुचैला गोबर है, खाद है, वो तभी बन पाएगी। अब आदमियों को रहने के लिए तो जगह नहीं है घर में, तो जानवर को कहाँ से बांधें? जब जानवर नहीं है तो गोबर नहीं है, अब जब गोबर नहीं है तो जैविक खाद नहीं है, तो इसलिए लोग जो है फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। पहले शुरू में तो रासायनिक खादों को कोई पूछता ही नहीं था। हाँ, लोग ये बैंक वाले आते थे, सोसाइटी वाले ये खुशामद करते थे, बोले अरे ले लो यार 10 किलो ही डाल के देखो, इससे उपजाऊ फसल बढ़ेगी, उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, ज़मीन में ताकत आएगी। बोले एक कट्टा डाल के देखो, जब अच्छा हो, आपको पसंद आए तब खरीद लेना। तो धीरे धीरे लोग 10 किलो 5 किलो एक कट्टा ऐसे डालने लगे, तो थोड़ा थोड़ा अंतर फसल में आने लगा। तो इस प्रकार जो आज तो ऐसी होड़ लग गई है कि सभी लोग रासायनिक ही खाद डाल रहे हैं और इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ लाइन लगानी पड़ती है। ये हो गया, जैविक खाद को तो लोग बहुत पीछे छोड़ आए अब। कई लोगों का कहना है कि हमारी जो ज़मीन जाने का कारण है, ऋण भी उसका एक मुख्य कारण है। कि कहते हैं कि हमारे लोग कर्ज के तले दबे रहते हैं और उससे उबर पाने में सक्षम नहीं है, जबकि अन्य समाज के लोग या गैर थारू लोग हैं जो इससे जल्दी उबर जाते हैं। क्या ऐसा कोई कारण है हमारे समाज में ज़मीन जाने का? हाँ, अब ये है कि अगर हम सिंगल खेती करेंगे तो उससे आदमी नहीं हो रहा। कोई भी किसान होगा सिंगल खेती करेगा तो वो उबर नहीं पाएगा, उसका विकास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि फसल पानी जो है ये मानसून पर निर्भर है। अब भाई बरसात अच्छी हो जाए, मौसम साथ दे जाए तो फसल पानी बढ़ जाएगी, और अगर ऊपर वाला ही रूठ जाए, मानसून सही ना हो, बरसात ना हो, मौके से समय पर ना हो, तो फसल जो है धोखा दे जाएगी। और
जो लोग फसल के साथ साथ साइड बिजनेस करते हैं या जिनकी नौकरी है या कोई दुकान है और कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो लोग जल्दी विकास कर जाते हैं। और सिंगल खेती से आदमी विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो फसल पानी है मानसून पर निर्भर है। अगर आज जो है बरसात नहीं होती है तो हमारा उत्पादन घट जाएगा। कोई कंपनी तो है नहीं कि यार रात को 2 घंटे ज़्यादा चला लेंगे तो ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब ये खेती है मानसून पर निर्भर है। अगर 20 बोरी गेहूँ निकलना है, मानसून थोड़ा आपको लेट आया या समय से बरसात नहीं हुई या नुकसान हो गया तो भाई 20 की जगह 10 बोरी गेहूँ निकलेगी, तो उतना तो खर्चा ही हो जाता है, तो अपने आप घाटे पे किसान आएगा। हाँ, इसके अलावा हमारे जो बरसों से ही हमारे तराई क्षेत्र के जो हमें मुख्य कृषक माने जाते हैं, इसके अलावा हम धीरे धीरे हम सिर्फ कृषि ही क्यों करते रहे, व्यापार की तरफ हमारा रुझान क्यों नहीं गया? पहले ये था कि लोग जो है खेती करना अपनी शान समझते थे। एक उसका दोहा है कबीरदास का कि उत्तम खेती मध्यम बान निसी चौकरी भीखना दान। ये ऐसी कोई एक श्लोक है ये कि किसान को जो है सबसे उत्तम माना जाता था, राजा की तरह मानते थे। और दूसरे नंबर पर व्यापार आता था, और तीसरे नंबर पर जो है नौकरी आती थी, और चौथे नंबर पर जो है भिक्षावृत्ति ये था। तो लोग इन 4 श्रेणियों में बटे हुए थे, और जो लोग खेती बाड़ी करते थे वो बहुत उत्तम श्रेणी में गिने जाते थे। तो लोग सोचते थे कि यार ये तो बहुत मतलब चौधरी लोग हैं, शान से जीते हैं, खेती करते हैं, नौकर चाकर इनके लगे रहते हैं, अपने शान से जो है बैठ करके खाते हैं। और दूसरे लोग जो है वो करते हैं, ये व्यापार बिजनेस करते हैं कि घरों से बाहर जाते हैं बिजनेस करने के लिए। और नंबर पे जो नौकरी वगैरह है, नौकरी को तो अब नौकरी तो नौकरी है, चाहे वो कितना बड़ा कोई अफसर बन जाए, नौकरी है, वो नौकर ही माना जाता है, चाहे वो सरकार का नौकर हो या कि प्राइवेट संस्था का हो। काम तो किसी के अधीन ही करेगा। कि काम तो किसी के अधीन ही करेगा। तो नौकर की जो संज्ञा है ना वो बहुत नीच गिनी जाती थी। आजकल क्या है कि जो नौकरी कर रहे हैं वो सबसे टॉप हैं, और जो बिजनेस कर रहा है वो सबसे आगे हैं, और जो खेती कर रहा है वो सबसे नीचे है। आजकल तो ये हो गया कि जो पहले जो नीचे श्रेणी में था भिक्षावृत्ति करने वाले, मांगने वाले, आजकल तो वो बहुत टॉप हो गए, अमीर हो गए वो लोग। कुल मिला के आपके अनुसार उस समय कृषि को एक उत्तम श्रेणी का काम समझा जाता था। हाँ, इसलिए लोगों का कृषि के प्रति अत्यधिक रुझान था। हाँ सर, व्यापार की तरफ नहीं देखते थे। तो कृषि की तरफ इसलिए उनको अब वो संस्कार में जुड़ा रहा है। बोले यार हमारे दादा परदादा यार इतनी ज़मीनें जोतते थे, इतने गाय बैल भैंस रखते थे, नौकर लगे रहते थे, ऐसे आराम की ज़िंदगी गुजारते थे, बैठ करके खाते थे, हैं तो हम भी वही करेंगे। तो उनका भी मन दूसरी तरफ नहीं गया, वो भी खेती में लगे रहे। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे जो है खेती अब धोखा देने लगी उनको, हैं, और वो दूसरा काम भी नहीं करने लगे, तो कर्ज से दबते चले गए, क्योंकि उनके जो आवश्यकता की चीज़ें बढ़ती चली गई हैं। आजकल अगर एक व्यक्ति पैदा होता है तो एक व्यक्ति के लिए सारे साधन चाहिए, उसको रहने के लिए घर भी चाहिए, आने जाने के लिए एक मोटरसाइकिल भी चाहिए, पढ़ने के लिए एक विद्यालय भी चाहिए, हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए। तो इतने जब साधन बढ़ेंगे तो भाई कहाँ से आएंगे साधन? कहीं ना कहीं से कहीं इनकम हो या कहीं से पैसा आए तभी तो साधन जुटाएगा। अब इन साधनों को जुटाने के लिए जब कहीं से पैसे से की व्यवस्था करनी है तो कर्ज होता है। तो इस तरह लोग कर्ज के तले दबते चले गए। ये है स्थिति किसानों की। आज भी कई लोग उबर ना पाने में सक्षम नहीं है कर्ज से। हाँ, वो यही स्थिति रही उनकी। कर्ज के चलते भी आज भी कई लोगों की जमीनें जा रही हैं, खिसक रही है हाथों से। हाँ, वो ये स्थिति है कि दूसरा व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। अब लोग धीरे धीरे दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं, जब कुछ रहा ही नहीं। भाई खेती तो ख़त्म हो गई। आज पहले थे किसान, अब हो गए फार्मर। किसान और फार्मर में यही अंतर है ना। पहले जो किसान थे तो वो अपने हाथों से सब काम करते थे, जैसे बैलों से जुताई करना, खुद फावड़ा कसिया चलाना, निराई गुड़ाई करना, खाद डालना। आजकल फार्मिंग हो गई, भाई मशीन से जुताई कर दी, मशीन से स्प्रे कर दिया। आजकल तो और वो मशीनों से धान भी लग रहे हैं, मशीनों से आधुनिक उपकरण। तो फार्म अब जो छोटा किसान है जिनकी बीघा 2 बीघा 3 बीघा है, अगर वो उस पर मशीन ले आता है, वो 10 लाख की तो मशीन आएगी, तो 2 बीघे पे 10 लाख की किसानी थोड़ी हो जाएगी। तो उसका कर्ज होना ही है, और आदमी अपने आप से जो है कर नहीं पा रहा है।
सब मशीनों के द्वारा कर रहा है। पड़ोस में ट्रैक्टर है, मशीन चल रही है, तो अकेला आदमी सुनसान लगता है उसको। कह रहा है यार सब मशीनों से खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, हम भी उसी से कराते हैं। तो उसका सारा पैसा वो किराए पे चला जाता है, उसकी इनकम ख़त्म हो जाती है। और दूसरा जो है अपना जीवन यापन करने के लिए फिर उसको कर्ज उठाना पड़ता है। जब कर्ज उठाएगा, कर्ज ज़्यादा हो गया, फिर ज़मीन बेचनी पड़ेगी। तो इस तरह स्थिति जो है डामाडोल हो गई, धीरे धीरे जो है ज़मीन खिसकती जा रही है। तो देखा आपने किन किन कारणों के चलते ज़मीन हमारे हाथों से निकलती चली गई। कई लोगों की ज़मीन उनकी अन्य परेशानियों की वजह से भी गई, लेकिन फिर भी मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपना सर्वोत्तम प्रयास करें ताकि ज़मीन हमारे पास बनी रहे। ऐसे ही रोचक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थारू समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।